You are currently the only person in this conference. गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा रहा आप लोग का टेस्ट आज का? फिजिक्स इजी था। इजी था या बहुत इजी था? डायरेक्ट फॉर्मूला से ही थे ज्यादा कुछ। पेपर तो आज का बहुत बहुत ज्यादा इजी था। और मतलब ऐसा लेंदी भी नहीं था, इजी के साथ। मतलब ऐसा लगा जैसे वो पहला टेस्ट जो मैग्नेटिज्म का हमने लिया था ना, जो तुम लोगों ने बोला था कि सर ये पेपर बहुत इजी हो गया, वैसा ही हमको पेपर लगा। ये क्वेश्चन में कुछ भी सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। देखे तुम लोग कोई नया क्वेश्चन ऐसा कि जैसे देखा ना हो, किया ना हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन? दिशा, कैसा रहा बच्चे पेपर आपका?
फिजिक्स अच्छा गया सर। तनुश्री, कैसा हुआ पेपर आज का? पेपर वाज वेरी इजी, और जिन बच्चों ने थोड़ा ठीक से और थोड़ा भी पढ़ा होगा उनके आराम से 160 प्लस मार्क्स बन जाएंगे इस पेपर में। बाकी तो अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। सूरज, आपने एक क्वेश्चन भेजा है वो मैं आज की क्लास में डिस्कस कर दूंगा। मेरे को क्लास ओवर होने के 10-15 मिनट पहले मैं वैसे याद रखूंगा। अच्छा क्वेश्चन है वो, क्लास में डिस्कस होना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखो, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, इसके अभी इनफ क्वेश्चन तो नहीं हुए हैं। डिफ्रैक्शन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कायदे से बोलो तो इंटरफेरेंस के ही क्वेश्चन अपने को करने ज्यादा, इंटरफेरेंस ऑन थिन फिल्म्स वगैरह। लेकिन पोलराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम एक दिन में इंडिपेंडेंट तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। इंटरफेरेंस पर अगर होगा, मतलब YDSC पर, तो अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस आगे भी रख सकते हैं। बट ये पोलराइजेशन जो है ना, वो एक छोटा टॉपिक है। अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो इसमें कितने भी वेरिएशंस के सवाल बनाए जाए सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बात की, वेव ऑप्टिक से जब भी एग्जाम होगा तो पोलराइजेशन से, और जैसे AITS में पोलराइजेशन से 1-2 सवाल 3 सवाल तो जरूर से रहेंगे। और मेन एग्जाम में भी वेव ऑप्टिक से अगर 3 क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन पोलराइजेशन से तो जरूर आएगा। 2 YDSC से होगा तो एक पोलराइजेशन से होगा। 2 क्वेश्चन बनेंगे तो एक पोलराइजेशन से होगा, एक YDSC से होगा। डिफ्रैक्शन थोड़ा कम प्रेफरेबल टॉपिक है, लेकिन इंटरफेरेंस, YDSC और पोलराइजेशन ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स है। PYQs में भी देखोगे तो तुमको पोलराइजेशन के अच्छे खासे क्वेश्चन दिखेंगे। क्या है ये पोलराइजेशन का फंडा, इसमें भी हम बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं बता पाएंगे। देखो, जहां पर लिमिटेशंस है वहां पर हमको लिमिटेशंस को ध्यान में रख के ही चीजें बतानी पड़ेंगी। क्यों होता है, बहुत हद तक इस बात को तो हम नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे, लेकिन ये फिनोमेना क्या होता है, किस तरीके से ये होता है, और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे लेवल पर पूछे जाएंगे वो हमको इजीली सॉल्व हो जाने चाहिए। बाकी अगर बोलोगे कि सर पोलराइजेशन क्यों होता है, ये क्यों का जवाब हमारे पास नहीं, बहुत सारे क्यों का जवाब हमारे पास नहीं होता। ग्रेविटेशन में 2 मास एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, कोई आंसर नहीं है हमारे पास। अगेन बहुत सारी थ्योरीज हैं उसके लिए, बट हम लोग के लेवल पर उसका कोई मतलब नहीं। अनलाइक चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं, इसका कोई रीजन हमारे पास नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है। वैसे ही पोलराइजेशन हमारे लेवल पर एक फिनोमेना है। उस फिनोमेना में होता क्या है वो अपन समझेंगे, क्या क्या चीजें हैं जो पोलराइजेशन करवा सकती हैं वो समझेंगे, और पोलराइजेशन में होता क्या है। ये हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखाने का यहाँ पर देखोगे, इसको कायदे से बोला जाए तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और एक होता है जो जनरल लाइट होता है, कोई भी लाइट सोर्स से जो लाइट निकलता है उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ये अनपोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में फर्क क्या है, पहले तो ये समझना है। हमने यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट को भी नीचे दिखाया है। ये जो डायग्राम है यू सी,
जैसे देखो इसमें हम देख रहे हैं कि कोई किसी एक को, यहाँ पर तो ऐसे मेंशन नहीं है, जैसे ये जो पार्ट है इसको अगर हम बोले ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स अज्यूम दिस, तो ये जो पार्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हुए जा रहे हैं। हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऐसे ही पढ़ा है, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल अनपोलराइज्ड लाइट या फिर मतलब जनरल लाइट नहीं था, वो एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। सामने से अगर हम यहां से देखें इसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इस तरह से दिखेगा, ऊपर नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दिखेगा। दिस इज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज लाइक मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सामने से देखेंगे तो हमको ऐसा ये अप डाउन ऐसा साइन वेव नहीं दिखेगा, ये हमको सिर्फ ऊपर जाता है और नीचे जाता है, ये इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर। आइगन का जो प्रिंसिपल था कि लाइट जो होती है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। बेसिकली पोलराइजेशन इज ए फेनोमेना जो सिग्निफाई करता है कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स, लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, क्योंकि पोलराइजेशन फेनोमेना जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही शो कर सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये फेनोमेना शो नहीं कर सकती। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैं पहले ही बता दूं, पोलराइजेशन is a phenomena shown by only transverse waves. सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही ये फिनोमेना शो करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव ये फिनोमेना शो नहीं कर सकते। क्यों, ये आगे हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ पाएंगे। और ये जो हम लोग बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये जो डायग्राम ऐसा बनाते हैं, लाइट ऐसा नहीं होता, ये उसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्चुअली कोई भी जब लाइट सोर्स लाइट जनरेट करता है तो ये देखो, ये जो डायग्राम तुम देख रहे हो इसमें लगभग हर एक प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब बोलने का है, जैसे मैंने यहां से तुमको देखना सिखाया, तुमको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में है और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है तब भी ऐसा हो रहा है। अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट होती तो जैसे यहाँ पर दिखाया है, तुम लोग थोड़ा रियलाइज करोगे, अगर हम इसको सामने से देखेंगे ना, जैसे यहाँ से एक अनपोलराइज्ड लाइट अगर इस तरह से सामने से देखेंगे तो हमको हर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखेगा। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, हर एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बोलोगे सर सारे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का है इसमें? हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये जितने भी, जैसे मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया तो इसके परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब एक्चुअल डायग्राम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट बनाना बड़ा मुश्किल है, उसको हम समझ ही नहीं पाएंगे। उसको तुम ऐसा समझो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो साइनसॉइडल फंक्शन ले रहा है, अगर एक साइनसॉइडल फंक्शन बना के उस लाइन को रोटेट कर दिया जाए, यहाँ पर ये चीज वैसे ही थोड़ा बताई गई है, इसको थोड़ा समझ सकते हो। मान लो ये जो लाइन है, ये एक लाइन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वाला जो ये लाइन है, अगर हम इसको 360 रोटेट कर दें तो जितने प्लेन्स में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, अनपोलराइज्ड में सब में इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबिलिटी होती है और हर एक प्लेन के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब तुम समझो कि अगर वैसा डायग्राम एक बार में बना दिया जाए तो सामने से तो ऐसा ही दिखेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी वैसा ही। इसलिए अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट, इसमें फर्क क्या है? तो अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हर एक पॉसिबल प्लेन में हो सकता है और हर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादातर हम बात इलेक्ट्रिक फील्ड की क्यों करते हैं? क्योंकि तुमको पता है कि E/B हमारा C के बराबर होता है। तो E इज रिलेटिवली वेरी हाई कंपेयर टू दिस B, क्योंकि C हमारा होता है 3 × 10⁸ और इलेक्ट्रिक फील्ड को ही ऑप्टिकल फील्ड, ऑप्टिकल वेक्टर, जितने भी ऑप्टिकल फिनोमेना होते हैं उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर को ही जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ही दिखा के सारा बात बोलते हैं। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए जब भी हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात करेंगे या जो भी नोटेशंस की बात करेंगे तो उसमें हम जो दिखाएंगे वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही होगा। अब एक अनपोलराइज्ड लाइट, जब कोई भी लाइट सोर्स से लाइट निकलती है तो एक अनपोलराइज्ड लाइट होती है और अनपोलराइज्ड लाइट में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉसिबल प्लेन, मतलब सामने से देखा जाए, और जैसे ये एक प्लेन है, ये देख रहे हो, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, अगर हम इसको 360 डिग्री से रोटेट कर दें तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबल प्लेन होंगे और सब में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है, और जब सबको सामने से देखेंगे तो ऐसा ही डायग्राम बनेगा। तो इस तरीके का कुछ हमारा डायग्राम होता है एक अनपोलराइज्ड लाइट का, और इसी को जब हम किसी एक क्रिस्टल से या डिफरेंट प्रोसेसेस है, पोलराइजेशन के डिफरेंट तरीके हैं, उससे अगर पास करेंगे तो वो जो बाकी के प्लेन के इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब रुक जाते हैं, ऑब्स्टेकल की तरह एक तरीके से उन सबको रोक दिया जाता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को पास किया जाता है। बेसिकली इसका जो एनालॉजी है, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन तो नहीं बोलेंगे, एनालॉजी है पोलराइजेशन का, वो क्या है वो थोड़ा सा ध्यान से समझो। मान लो यहाँ पर एक ओपनिंग, ये ऐसा एक स्लिट है या ऐसा एक सोचो हार्डबोर्ड है और उसमें हमने एक ऐसा ओपनिंग बनाया है, जस्ट एज्यूम दिस, और एक स्ट्रिंग में हमने वेव बनाई, और ये वेव कैसी भी हो सकती है, ऐसे ऐसे हर एक पॉसिबल प्लेन में हो सकती है, जैसे कि लाइट वेव होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब इससे जो वेव, जो ट्रांसवर्स वेव्स है, ये बिल्कुल इसी के प्लेन के लॉन्ग अगर जाएंगी तो ये वेव को ये ऑब्स्टेकल की तरह बिहेव नहीं करेगा और ये वेव एज इट इज बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर कोई वेव ऐसे ऐसे जा रही है तो ये इस ओपनिंग से पास नहीं कर पाएगी, अगर थोड़ा सा टिल्टेड होके जा रही है तो इस ओपनिंग से पास नहीं कर पाएगी। मतलब हमने ये सारे पॉसिबल प्लेन के इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर चाहें तो दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक ऐसा और एक ऐसा। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबके कंपोनेंट्स इधर और इधर ले लिए और सारे जो डायरेक्शन है वो इक्वली लाइकली है, तो सारे तरफ, मतलब ये अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलूं, अगर इसको मैं वाई एक्सिस बोलूं, तो इसके लोग कंपोनेंट सिमिलर तरीके से टूटेंगे। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसको हम दो वेक्टर्स के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। आपको कि सर हमेशा ये वाई और एक्स ऐसे ही होंगे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं। कोई भी परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे और इस डायग्राम को इस पे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये दोनों वेक्टर तो बराबर ही होगा ना, जो भी होगा बराबर ही होगा। और ये जो डॉट बना रहा हूं मैं, ये होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये हमारी तरफ आ रही है, ये हमसे दूर जा रही है। मान लो अभी हमने जो डॉट बनाया वो हमारी तरफ आ रही है। अगर इसको थोड़ा साइड व्यू बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो मैं थोड़ा सा 3D व्यू बनाता हूँ इसका, इस तरीके से, और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। वो जो एक अनपोलराइज्ड लाइट थी
उसको हमने इस तरीके से बना दिया, दो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ दिए और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। अब ये थोड़ा साइड व्यू में मेरा 3D डायग्राम दिख रहा है, ये और भी चाहो तो बना लो। अगर बिल्कुल सामने से देखोगे यहां से, तो ये जो वेक्टर है ये हमको नहीं दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। दिस इज द डायग्राम दैट वी आर गोइंग टू सी। इसको देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे दिखाते हैं, ये एक्चुअल डायग्राम है, ये जो हमने बनाया है, और ये जो डायग्राम दिखा हुआ है। बट ये डायग्राम को कोई रियलाइज नहीं कर पाता। कैसे रियलाइज कर पाओगे इसको? तो इसको क्या किया जाता है, कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाता है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहोगे मैग्नेटिक फील्ड का है सर, हमने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया ही नहीं। ये सारा डिस्कशन इलेक्ट्रिक फील्ड के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है ना। क्यों तोड़ा? अब जैसे हमने यहाँ पर एक तुमको एग्जांपल बताया कि पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो बहुत सारी वेव्स है और हमने एक ओपनिंग बनाई सिर्फ ऐसा, तो जो फील्ड इसके अलोंग है वही निकलेगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है ब्लॉक हो जाएगा, किसी और डायरेक्शन में नहीं हो सकता। फिर से इस बात को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। जब भी कोई वेव यहां जा रही है तो दो तरह की वेव्स है, एक जो इसके अलोंग है और एक जो इसके परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर वाला है इसको रोक देगा और ये जो अलोंग वाला है इसको पास करने देगा। बोलोगे नहीं सर, अगर मान लीजिए कि ये हमारा ऑब्स्टेकल, इसमें जो ओपनिंग है वो ऐसे हुई तो क्या होगा? तो हम उस समय जो अपना एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट से तोड़ने वाला वो ऐसा ले लेंगे, तो फिर से हमारा एक वेव एक इसके अलोंग होगा और इससे एक परपेंडिकुलर होगा। अलोंग वाला पास कर जाएगा और परपेंडिकुलर वाला रुक जाएगा। तुम इस ओपनिंग का डायरेक्शन कैसे भी ले लो, एक एक्सिस उसके अलोंग और एक एक्सिस उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ेंगे और जब उससे हम पास करेंगे तो जो उसके अलोंग है वही पास होएगा और जो उसके परपेंडिकुलर है वो ब्लॉक हो जाएगा। क्या ये बात कन्विंसिंग लग रही है? हाँ सर। यही रोकना, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसको रोक देना और जो अलोंग द कंपोनेंट है उसको पास करना, इसी फिनोमेना को बोला जाता है पोलराइजेशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और इसका नोटेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटेशंस हम हमेशा ऐसे तो नहीं दिखाएंगे इसको, ये ड्रॉ करना भी मुश्किल है और इसमें हमको समझ भी नहीं आएगा कि हमने क्या किया। तो अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने के, जैसे 3 डायमेंशन में दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हैं, 2 डायमेंशन में अगर दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हैं। मतलब एक लाइन और उसके बाद ये डॉट, एक लाइन और ये डॉट, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये है अनपोलराइज्ड लाइट का नोटेशन। लेकिन जब ये लाइट किसी भी ऑब्स्टेकल से, जैसे ये ओपनिंग है, इसे पास कर रही है, अब तुम प्रैक्टिकली पूछोगे कि सर ऐसा क्या होता है। मान लीजिए जैसे हमारा क्रिस्टल होता है जिसको बोलते हैं टर्मलिन क्रिस्टल, उस क्रिस्टल से जब लाइट को पास करते हैं अनपोलराइज्ड लाइट को, तो वो पोलराइज हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है उस क्रिस्टल के अंदर की लाइट को, वो जो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड सारे प्लेन्स में है उन सबको रिस्ट्रिक्ट करके ये किसी एक प्लेन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता है, तो सीरियसली मेरे को नहीं पता। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहां से आएगा ही नहीं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इसने रिस्ट्रिक्ट किया कैसे। और ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ये एमएससी लेवल पर लोग जब ये पढ़ते होंगे, करते होंगे, तो क्रिस्टल का जो भी कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्ट्रिक्ट करना है, क्या है, ये सारी बातें होती होंगी। हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सारे बाकी डायरेक्शन में थे वो कैसे रुका। हमारे लिए बस ये जानना जरूरी है कि एक ओपनिंग अगर बना दी जाए तो उसके डायरेक्शन में कोई भी लाइट रे, कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो बाहर निकल जाएगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो वो रुक जाएगा, पहली बात। दूसरा,
अगर एक अनपोलराइज लाइट है तो हम इसको किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट तोड़ेंगे तो हमारा दोनों इक्वली लाइकली है। मतलब अगर इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट हुआ तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस के लोग कंपोनेंट ज्यादा बन जाएंगे और वाई एक्सिस के लोग कंपोनेंट बन जाएंगे। अगर हमने एक्सिस ऐसे ना लेके ऐसे लिया तो ये भी हमारा अगर ई नॉट हुआ वैल्यू वाइज तो ये भी हमारा ई नॉट ही होगा। तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे भी उसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में तोड़ेंगे तो उसमें दोनों के वैल्यूज बराबर होंगे और उसमें एक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और दूसरा पास होगा। चाहे ओपनिंग कैसे भी हो, हमारा एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा रहेगा जो कि रिस्ट्रिक्ट होगा और दूसरा अलाउ होगा। एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। नोटेशंस दिखाने का तरीका, तो अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने का दो, ये जो डायग्राम है ऐसा डायग्राम बना लो, ऐसा डायग्राम बना लो, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट या पोलराइज्ड लाइट, तो जैसे हमने पहले ही डायग्राम में दिखाया ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, तो तुम इससे मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाओगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे, तो तुम क्या दिखाओगे, सिर्फ ये दिखाओगे ऐसा, बस ये डॉट नहीं रहेगा। अगर जब दिखाओगे तो एक डॉट दिखाओगे, ये नहीं रहेगा। हो सकता है ये वाला रिस्ट्रिक्ट हो गया हो और ये वाला को अलाउ किया हो। हमारा एक ऐसा ओपनिंग है जैसे यहाँ पर ये लाइट रे को हमने पास किया और यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड लगा दिया है, कोई ओपनिंग है ऐसी, तो ये वाला रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और ये वाला पास करेगा। तो जब यहाँ से लाइट पास करेगी और तुम सामने से देखोगे तो तुमको सिर्फ डॉट्स दिखेंगे, थ्री में देखोगे तो तुमको ये वाला फील्ड दिखेगा, ये वाला रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो पोलराइज्ड लाइट को दिखाने का तरीका क्या है, या तो ऐसे दिखा दो, दिस इज ऑल्सो, एंड या तो फिर ऐसे दिखा दो, दोनों एक साथ नहीं, दोनों एक साथ होगा तो वो अनपोलराइज्ड लाइट होगा। तो नोटेशंस अनपोलराइज्ड लाइट क्या है, पोलराइजेशन का मतलब क्या है, ये सारी बातें थोड़ा सा क्लियरली अगर समझ में आ गया हो तो मैं जल्दी जल्दी दो तीन स्टेटमेंट आप लोग को दे देना चाहता हूं। देखो, पहला तो ऑर्डिनरी लाइट के बारे में है। एंड ऑर्डिनरी लाइट, हाँ बोलिए सर, एक बार अनपोलराइज का कैसे अलग है पोलराइज से? अनपोलराइज्ड लाइट का पोलराइज लाइट से अलग कैसे है? अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट से अलग कैसे है, देखने में हम लोग को समझ नहीं आएगा कि अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट में फर्क क्या है। लेकिन जब हम इसको एक दोबारा क्रिस्टल से पास करते हैं, जैसे एनालाइजर बोलते हैं, जैसे मान लो हमने एक अनपोलराइज्ड लाइट को एक कार्डबोर्ड ऐसा रखा जिसमें ऐसी ओपनिंग है, तभी वो पास करेगा। एक कार्डबोर्ड जिसमें ओपनिंग ऐसी हो तभी पास करेगा। कैसे भी रख दे पहले वाले को वो पास कर जाएगा, क्योंकि हमने उसी डायरेक्शन में लाइट को कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। लेकिन मान लो एक लाइट यहाँ से ऐसे निकली है, इस तरह से निकली है ऐसे, और इसको एक बार दूसरे कार्डबोर्ड से पास किया जाए जिसमें ओपनिंग बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, तो अब क्या यहां पर ये निकल पाएगी? नहीं। यहां से ये बाहर निकल पाएगी? नहीं। तो यहां से ये बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर हम इसको इस तरीके से रख देंगे ना तो यहां पर बाहर कोई भी लाइट नहीं निकल पाएगी, इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। अगर सिर्फ इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो एक अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी होता है आई नॉट बाई टी, हाफ हो जाता है। क्यों? रीजन सेम है, दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थे, एक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, हाफ हो गया। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन इंटेंसिटी में बराबर था। अगर हमने एक तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटेंसिटी आधी होनी है। ये जितने भी रेबेन के चश्मे होते हैं, सन ग्लासेस, इनकी प्राइस इतनी ज्यादा क्यों होती है? कभी सोचे हो ये 100 रुपये 50 रुपये में जो रोड साइड में चश्मे बेचते हैं,
150 में, और रेबन के जो चश्मे ओरिजिनल ब्रांडेड आते हैं उसमें फर्क क्या होता है? रंगीन तो इसमें भी दिखता है, रंगीन उसमें भी दिखता है। और वैसे चश्मे जिससे तुम डायरेक्टली सन को देख सकते हो। नॉर्मली दोपहर में सन को डायरेक्ट देखना पॉसिबल नहीं है, आंखों पर चुभता है। लेकिन जो पोलराइड वाले चश्मे होते हैं उनसे तुम डायरेक्टली सन को देख सकते हो। क्यों होता है ऐसा? बेसिकली वो पोलराइड होते हैं, वो इंटेंसिटी को आधा कर देते हैं, दे आर पोलराइजर्स। और ये जो रोड साइड में जो चश्मे बिकते हैं 150 के, वो सिर्फ कलर्ड ग्लास होते हैं, वो पोलराइजर नहीं होते। इससे सिर्फ लाइट का कलर चेंज होता है, इंटेंसिटी कम नहीं होती। इसलिए आई के लिए, मतलब आई पर वो चुभेंगे, तब भी थोड़ा कलर चेंज होने से हो सकता है कि वो थोड़ा स्टाइलिश दिखे, लेकिन वो आंख पर वो भी चुभेंगे। हम डायरेक्टली उसको पहन के सन को नहीं देख सकते। लेकिन अगर एक पोलराइड चश्मा हुआ तो उसको तुम पहन के डायरेक्टली सन को देख सकते हो बिल्कुल 12 बजे, बिकॉज इट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी बाई हाफ। और यही इसका फायदा है। पोलराइड ग्लास होते हैं। अच्छा, आप लोग वैसे ग्लासेस के बारे में जानते हो जिसमें अंदर से देखे तो बाहर दिखता है और बाहर से देखे तो अंदर नहीं दिखता? हाँ। ऐसे कांच एग्जिस्ट करते हैं जिसमें वन साइडेड व्यू, मतलब वो एक तरफ से देखे तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, और दूसरे साइड से देखे तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं, वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा मिरर जैसा, या बिल्कुल बंद जैसा दिखेगा। वो लगेगा ही नहीं कि अंदर में कोई कुछ नहीं दिखे। बहुत बड़े बड़े पहले एग्जाम सेंटर पर वैसे ही ग्लासेस लगाए जाते थे कि बाहर गैलरी में से अगर अंदर देखे तो दिख जाए। क्लासरूम्स में भी ये दिखाई देते होते थे कि क्लासरूम के अंदर से कोई बाहर की तरफ देखे तो उसको बाहर गैलरी में कोई जाता आता नहीं दिखे, और गैलरी से अगर क्लास में देखा जाए तो क्लास की सारी एक्टिविटी दिख जाए। उसमें भी कहीं ना कहीं पोलराइजेशन का भी कॉन्सेप्ट है। तो पोलराइजेशन बहुत जगह यूज किया जाता है। पोलराइड कैमरा होते हैं, बहुत सारे जगह पर पोलराइजेशन का यूज। हमको समझना है कि बेसिक पोलराइजेशन होता क्या है, कैसे होता है, मतलब क्या क्या टेक्निक्स है पोलराइजेशन की, और उसमें इंटेंसिटी कैसे इफेक्टेड होती है। तो हम लोग पहले, सॉरी, ये डायग्राम हमने दिखा है नोट पर। ये डायग्राम भी हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। देख रहे हो अलग अलग प्लेन में पोलराइज करने का क्या है? ये अलग अलग प्लेन्स में दिखाने का थोड़ा तरीका है। ये जिस डायरेक्शन में पोलराइज्ड हुआ है, ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज हुआ है, ये किसी और डायरेक्शन में पोलराइज हुआ है। देख रहे हो अलग अलग प्लेन्स में। ये भी डायग्राम हमको समझने के लिए जो काम आ सकता है, इसको साइड में रखते हैं। हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही पोलराइजेशन होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये डायग्राम को भी रखो। मैं दो चार स्टेटमेंट जो अभी तक मैंने अभी बताया है उसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ, फिर उसके बाद ये पोलराइजेशन किस टेक्निक से किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, एन अनपोलराइज्ड लाइट और एन ऑर्डिनरी लाइट consists of a large number of waves emitted by the atom of light source। ये जो सारा रीजन है ये लाइट की जनरेशन से है। लाइट का जो जनरेशन होता है ना, वो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से होता है। अलग अलग एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं, तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। मान लो एक एटम में एक कोई भी लाइट सोर्स है, उसमें हजारों एटम है और सब में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन सब में एक टाइम पर एटम का ट्रांजिशन तो नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तो नहीं होगा।
जितने भी एटम है, मान लो 1 मोल ऑफ एटम है, तो डेफिनेटली हर एटम के अंदर ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन में वो सेम वेवलेंथ की लाइट निकलेगी। बोर्स मॉडल अगर थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़े होगे तो याद होगा। लेकिन वो ट्रांजिशन कब होगा ये तो कोई बताए नहीं, बोल नहीं सकता। और जब वो ट्रांजिशन होगा तो उससे जो लाइट निकलेगी उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो किस प्लेन में होगा ये भी नहीं बोल सकते। दैट्स वाई ये सारा एक गुच्छे की तरह निकलता है। ईच एटम प्रोड्यूस each atom produces a wave with its own orientation of E. And all direction of vibration of electric field is equally probable. इतने सारे एटम हैं और सबसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइट, मतलब बेसिकली लाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो वो किस प्लेन में ऑसिलेट करेगा इसका कोई वो नहीं है। सारे प्लेन उसके लिए इक्वली लाइकली है। इन अदर वर्ड्स, in an unpolarized light, the vibration of electric field occurs symmetrically in all possible directions. In all possible direction. ये है अनपोलराइज लाइट। पोलराइज लाइट क्या है, जिसको प्लेन पोलराइज लाइट ही बोलते हैं। और पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन को डिफाइन कर लो। द फिनोमेना ऑफ restricting the vibration of electric field vector in a particular direction or in a particular plane perpendicular to the direction of propagation is called polarization of light.
ये हमारा अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट को तो हमने नोटेशन में दिखाई दिया है। अब what are the techniques that we use to polarize a light? कितने तरीके से लाइट को पोलराइज किया जा सकता है? तो दो तीन तरीके हैं। पहला है पोलराइजेशन, फिर उसको लिख लो, डिफरेंट वेज ऑफ पोलराइजेशन। डिफरेंट वेज ऑफ पोलराइजेशन। पहला है बाय यूजिंग पोलराइजर। टर्मेलिन क्रिस्टल। दूसरा है निकोल प्रिज्म। और ये पोलरॉइड्स। ये पूरा जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं पोलराइजर। बाय यूजिंग पोलराइजर। लेकिन इसके अलावा भी देखेंगे हम लोग ब्रेस्टर्स लॉ की रिफ्रैक्शन के थ्रू भी लाइट को पोलराइज किया जा सकता है। पहले ये क्रिस्टल के थ्रू जो पोलराइजेशन है ये क्या होता है तो एक बार देखते हैं। जस्ट मिनट, एक डायग्राम में देख रहे बच्चे। हाँ, ये देखिए, ये हमारा एक डायग्राम है। एक तरीके से एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो हमको समझ में आ जाएगा। ये जो मटेरियल है ये हमारा निकोल प्रिज्म है। बाय यूजिंग टर्मेलिन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, पोलरॉइड्स, जो भी, ये तीनों एक ही बात है। ये जो दिख रहा है ना, ये बेसिकली ये हमारा वो क्रिस्टल है। निकोल प्रिज्म बोलो, पोलराइजर बोलो, टर्मेलिन क्रिस्टल बोलो, इसको हम लोग पोलराइजर की तरह देखते हैं। यूज कॉल दिस एज पोलराइजर। ये लाइट को पोलराइज कर रहा है, पोलराइजर। पोलराइजर। तो इसमें कायदे से ये जो डायग्राम जैसे दिया हुआ है, मान के चलो यहाँ पर एक ऐसी ओपनिंग होगी।
यहाँ पर इसको ऐसे समझो, यहाँ पर ऐसी एक ओपनिंग है, तो ये पोलराइजर क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में सारे वेव्स को अलाउ कर रहा है। हमने इसको, ये अनपोलराइज लाइट है, इसको हमने ऐसे और ऐसे इस तरह से दो पार्ट में तोड़ दिया, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। ये वाली जो वेव है, ये जो परपेंडिकुलर टू द ओपनिंग, ये रिस्ट्रिक्ट हो गई, और ये प्लेन पोलराइज लाइट बाहर हो गई। जिस डायरेक्शन में लाइट रिस्ट्रिक्ट हो गई वो हमारा हो गया प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर ई एफ जी और ये एच यहाँ पर लिख लो, ये हमारा है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मैं यहाँ पर अलग से भी इसको मेंशन कर देता हूँ। प्लेन ई एफ जी एच इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और प्लेन ए बी सी डी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो इस तरीके से इस चीज को हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। जब भी किसी क्रिस्टल से पास करते हैं तो जिस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्ट्रिक्ट किया उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और जिस डायरेक्शन में उसको अलाउ किया वो हमारा एक तरीके से प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट हमारा, इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं। तो पोलराइजर के अकॉर्डिंग, मतलब पोलराइजर के लिए एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनस लॉ। क्या है वो मैनस लॉ? यहाँ पर हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत हिंट किया था। जैसे देखो, एक लाइट है जिसको हमने पोलराइजर से पास किया, तो जब भी कोई पोलराइजर से लाइट पास होगी तो जैसा भी उसका ओपनिंग हो, इट डजंट मैटर, लाइट तो बाहर निकलेगी ही निकलेगी। एक अनपोलराइज लाइट के सामने एक पोलराइजर अगर हम डाल दें तो लाइट को बाहर निकलना ही है। और यहाँ पर मैं उसको समराइज कर देता हूँ। ये जो ओपनिंग है, ये अगर ऐसी ना बनी होती, अगर ये क्रिस्टल इस तरह के शेप में, इस तरह के ओरिएंटेशन में ना होता, किसी और ओरिएंटेशन में होता, तो हो सकता है कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अलग होते, बट लाइट तो बाहर निकलती ही। और यहीं पर एक बोल्ड तरीके से समझ लो कि अगर इस लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो ये जो लाइट बाहर निकली है इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू होती है, irrespective of the orientation of polarizer. The intensity of plane polarized light will always be equal to I naught by 2. रीजन वही है जो मैंने पहले बताया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, चाहे हम कैसे भी इसको ओरिएंट कर ले, और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू सेम है। इंटेंसिटी जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल है, दोनों अगर इक्वल है तो दोनों का हाफ ऑफ वैल्यू होगा, इसलिए इंटेंसिटी तो आधा हो ही जानी है अगर हमने बाकी की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ एन अनपोलराइज्ड लाइट if an unpolarized light passes through a polarizer, then its intensity reduced to half. वो हाफ हो जाता है, ये हमेशा ट्रू है।
कभी भी एक अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी अगर आई नॉट दी जाए तो उसके बाद पोलराइजर से पास करने के बाद वो आई नॉट बाई टू हो जाएगा। मैं इसको एक डायग्राम से भी दिखा देता हूं ताकि तुम लोग को ये बात समझ में आए। ये हमारा एक अनपोलराइज्ड लाइट है, और इसको हमने एक क्रिस्टल से पास किया। ये एक तरीके से पोलराइजर है, दिस इज पोलराइजर। चाहे तुम कैसा भी पोलराइज लाइट का डायग्राम ड्रॉ करो, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, डॉट नहीं बनाया। दिस इज अनपोलराइज लाइट, इंटेंसिटी आई नॉट, प्लेन पोलराइज लाइट, इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू। अब यहीं पर आता है एक मैलस लॉ। क्या है मैलस लॉ? हाँ बोलिए। सर अनपोलराइज्ड लाइट में तो बाकी सारे वेक्टर भी होंगे ना जो परपेंडिकुलर ही नहीं है, मतलब बाकी सारे डायरेक्शन में भी होंगे ना। हमने सारे को कंपोनेंट में तोड़ दिया ना। जितने भी बाकी ओरिएंटेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड उनको कंपोनेंट में तोड़ के तो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाए थे। यही तो हमने स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में यही तो बताया था कि अनपोलराइज्ड लाइट को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तो हमेशा तोड़ सकते हैं। अच्छा हाँ नहीं क्या बाकी किसी और ओरिएंटेशन में तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम सारे को ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना। हम क्या करेंगे, सबको कंपोनेंट्स में तोड़ दिए। कोई भी वेक्टर है तो उसको कंपोनेंट में तोड़ ही सकते हैं, और हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा समझो। अभी वो बात फिर से दोबारा आएगी, देखना ध्यान से। मैलस लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी पोलराइज्ड लाइट को एक दूसरे पोलराइजर से पास करें, जिसको कायदे से बोला जाता है एनालाइजर, तो उससे जो बाहर लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होगी, और कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात है, देखो पहले मैं डायग्राम से उसको बनाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा एक अनपोलराइज्ड लाइट है। इस लॉ का एक छोटा सा कैच पॉइंट है, बस वही तुमको अच्छे से समझना है, बाकी इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। ये एक अनपोलराइज्ड लाइट, और पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसको भी एक पोलराइजर से पास कर दिया। और ये बन गई हमारी पोलराइज्ड लाइट। अब यहां पर अगर मैं इसकी इंटेंसिटी को आई नॉट ले लूं, ध्यान से देखना, तुम हमेशा अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी को आई नॉट लोगे, ये कोई जरूरी तो नहीं है। अगर मैंने इसकी इंटेंसिटी को आई नॉट लिया है तो इसकी इंटेंसिटी कायदे से पूछी जाए तो 2 आई नॉट होगी। पॉइंट ये नहीं कि इसकी इंटेंसिटी क्या है। तो मैलस लॉ इज ऑल अबाउट कि अगर हमारे पास कोई एक पोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, और अगर हमने इसको दूसरे पोलराइजर से पास किया, जिसको कायदे से हम लोग बोलते हैं एनालाइजर। तो क्यों एनालाइजर बोला जाता है, इसको भी थोड़ा समझने का जरूरत है। ये हमारा एक पोलराइजर है, इसको कायदे से हम लोग बोलते हैं एनालाइजर। दिस इज कॉल्ड पोलराइजर, और ये सेम ही क्रिस्टल है लेकिन इसको बोला जाता है एनालाइजर। क्यों बोला जाता है एनालाइजर, ये ध्यान से समझना। ये हमारा एक एक्सिस है, और पहले दोनों की जो ओपनिंग्स थी वो लगभग सेम डायरेक्शन। अच्छा अब बताओ, अब इस लाइट को जो यहां से पास करके निकली है प्लेन पोलराइज्ड, अगर हम इस दूसरे वाले क्रिस्टल को, ये पहला है ये दूसरा, दोनों सेमी क्रिस्टल है, दोनों सेमी पोलराइजर है, नाम अलग अलग क्यों हुआ ये समझने की।
अगर हमने बिल्कुल ऐसे ही छड़ रख दिया तो ये लाइट क्या बिल्कुल सीधे सीधे नहीं पास कर जाएगी इसमें से? ये जो लाइट है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, क्या इसमें से बिल्कुल वैसे ही नहीं पास कर जाएगा? जब यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है तो क्या यहां से भी निकलने के बाद इसकी इंटेंसिटी आई नॉट नहीं रह जाएगी? हाँ या ना? हाँ ओके। अगर हमने इस पोलराइजर को रोटेट करना शुरू किया, हमने पोलराइजर को नहीं रोटेट किया, हमने एनालाइजर को रोटेट किया, इसको रोटेट करके हम कैसे भी ओरिएंटेशन दे सकते हैं, लाइक दिस। ऐसा लेट्स से नाउ ओपनिंग इज बिकम समथिंग लाइक दिस। ये बिल्कुल 90 डिग्री नहीं है, मतलब इस डायग्राम को थोड़ा सा 3D में समझना मुश्किल जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे यहां से देखने पर कैसा दिखेगा वैसा तुमको समझाता हूँ। पहले वाले का एक्सिस ऐसा, दूसरे वाले का एक्सिस कैसा होगा, ये थोड़ा सा, ये डायग्राम है एक्चुअल, लेकिन सामने से देखने पर कैसा दिखेगा देखो। मैं अभी लाइट पे नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ दोनों पोलराइजर के एक्सिस को दिखा रहा हूं। ये हमारा फर्स्ट पोलराइजर का एक्सिस है 1, और दूसरे पोलराइजर के एक्सिस को हम किसी भी एंगल पर रख सकते हैं। ये ऐसे रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, कोई भी ओरिएंटेशन हो सकता है। पहले तो बिल्कुल सामने सामने रखे थे तो ऐसे ही था ये। तो अब हम लोग इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई एक पर रख सकते हैं। पहले अगर सोचो, अगर हमने बिल्कुल 90 डिग्री पर रख दिया ऐसा, तो दूसरा पोलराइजर है उसको बिल्कुल परपेंडिकुलर करके रख दिया ऐसा। अब क्या लगता है ये लाइट उससे पास करके निकलेगी बाहर? नहीं। जो फर्स्ट इधर से लाइट ये पोलराइज्ड होके बाहर निकली थी, क्या अब वो बाहर निकल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओपनिंग बनी है, तो कहां से निकलेगा? पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो ये एनालाइजर ही है जो हमको बता पाता है कि लाइट पोलराइज्ड हो चुकी है। मान लो एनालाइजर नहीं होता और तुम्हारे पास सिर्फ एक पोलराइजर है और तुम उसको रोटेट कर रहे हो, तुमको इसके रोटेट करने से क्या इस लाइट की इंटेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। उसका तो कोई भी ओरिएंटेशन होगा। तो हमने इस बात पर बहुत बार बात कर चुके हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट से हम तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट उसके अलोंग होगा ही होगा, तो निकल जाएगा, इंटेंसिटी हर बार आई नॉट बाई 2 होगी। इसीलिए तो हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, इफ a non-polarized passes through a polarizer then its intensity reduced to half of its value। ये कभी भी ट्रू है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन। लेकिन एक पोलराइज्ड लाइट को अगर एक दूसरे पोलराइजर, जो कि इसको बोलते हैं एनालाइजर, व्हाई इट इज कॉल्ड एनालाइजर? बिकॉज इट एनालाइज whether this light is polarized or not। इसके अलग अलग ओरिएंटेशन से इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर फर्क पड़ेगा। अगर बिल्कुल पैरेलल कर देते तो जो इंटेंसिटी हमको यहाँ मिल रही है वही इंटेंसिटी हमको आगे मिल जाती, आई नॉट ही मिल जाती। लेकिन अगर हम इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दे तो इंटेंसिटी 0 भी हो जाएगी, लाइट बाहर ही नहीं निकलेगी। और अगर हमने इसके बीच का एंगल थीटा मेंटेन किया, एक जनरल एंगल की बात करें, दैट इज द एंगल बिटवीन, ये हमारा दूसरा जो क्रिस्टल है उसका एक्सिस है और इसके बीच का एंगल है थीटा। तो अगर इंटेंसिटी अगर हमने एंगल थीटा मेंटेन किया और पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, तो जो यहां पर लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो इससे जो इंटेंसिटी निकलती है वो होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर। व्हाई दिस कॉस स्क्वायर? कॉस क्यों आया? सेम एक्सप्लेनेशन है। हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, और हमारी ओपनिंग बन गई इसी प्लेन में कुछ इस डायरेक्शन में, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? ई कॉस थीटा ही तो होगा। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? ई साइन थीटा होगा। ई साइन थीटा ब्लॉक हो जाएगा, ई कॉस थीटा बाहर निकलेगा, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसलिए cos स्क्वायर थीटा का टर्म आता है। आई बात समझ में? हाँ सर। मैं इसको स्टेटमेंट में फॉर्मुलेट कर रहा हूँ, मेलस लॉ को। इफ इंटेंसिटी of polarized light is I naught and it is passing through an analyzer which axis is making an angle theta with the axis of polarizer, then intensity of finally emergent light will be equals to I naught cos square theta। कहीं पर कोई डाउट नहीं होता बच्चों को, लेकिन फिर भी एक जगह पर बच्चे परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर हमने आई नॉट जो लिया है ना, वो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है। अब क्वेश्चन में ये आई नॉट पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी देगा या अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी देगा, ये चीज हमको क्वेश्चन में ही समझना पड़ेगा। अगर मान लो ये इंटेंसिटी जस्ट फॉर द टाइमिंग में आई नॉट लेता, तो ये इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 होता और फाइनल फॉर्मूला आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता। लेकिन बच्चे आई नॉट और आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा को इतना अच्छे से रट्टा मार याद करते कि उनको ये कॉन्सेप्ट भूल जाता, और एग्जाम में कभी ये पूछ देगा कभी ये पूछ देगा। अब इन्हीं दोनों में वो हर जगह एक ही फॉर्मूला लगा देता। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन आई नॉट, एक बार आई नॉट हमने पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी कहा है और एक बार हमने आई नॉट को अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी कहा है। मेलस लॉ, अगर पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा फाइनली इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी को होगा, ऐसा उन्होंने बताया। इसका ये मतलब नहीं कि एक अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी भी अगर आई नॉट कर दे तो भी फाइनली जो इमर्जेंट लाइट होगी उसका भी इंटेंसिटी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यही आके बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो मैं फिर से तुम लोग को एक बार वापस से पूछना चाहता हूँ, क्या ये पूरा बात समझ आया? क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस है और इस पार्ट पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें यही फंडा सबसे इंपॉर्टेंट है। आई नॉट किसकी इंटेंसिटी है? अनपोलराइज लाइट की, पोलराइज लाइट की। लाइट जो पास कर रहा है पोलराइजर से, वो पोलराइज लाइट जब एक दूसरे पोलराइजर से पास कर रहा है उसकी बात हो रही है, या एक अनपोलराइज लाइट एक पोलराइजर से पास हो रहा है उसकी बात हो रही है। जब एक अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से पास होगा तो कोई कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, फॉर एवरी ओरिएंटेशन आई नॉट बाई 2। एक पोलराइज लाइट एक एनालाइजर से या पोलराइजर से पास कर रहा है तो उसमें आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म आएगा। वी आर एज्यूमिंग दैट आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट। अब मान लो एक बार में ही तीनों बातें को घुसेड़ दिया गया, हमसे बोल दिया गया कि अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है और हमने एक पोलराइजर लगा दिया, एक एनालाइजर लगा दिया, दोनों के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो फाइनली जो लाइट निकलेगी उसका क्या फॉर्मूला होगा?
तो उसका होगा I0/2 cos square theta. Am I clear to everyone? हाँ सर। बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास एक अनपोलराइज लाइट है, एक पोलराइजर लगा दिया और एक एनालाइजर लगा दिया और दोनों को परपेंडिकुलर कर दिया। समझ आया? पोलराइजर और एनालाइजर दोनों को परपेंडिकुलर कर दिया। अब मेरे को बताओ कि जो बाहर लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? Assuming that unpolarized light has intensity I0. Unpolarized light has intensity I0. और दो पोलराइजर है, दोनों को परपेंडिकुलर एक तरीके से ऐसा रख कर दिया गया। अब बताओ क्या होगा जो बाहर लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी? जीरो। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर दो पोलराइजर परपेंडिकुलर हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला ओरिएंटेशन चाहे जैसा भी हो, जो उससे फील्ड निकलेगा वो दूसरे के लिए परपेंडिकुलर होगा, तो कहां से निकलेगा बाहर? यही तो कब से हम बकबक कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, ये दो पोलराइजर को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, हमने एक तीसरा पोलराइजर लिया और तीसरे को इन दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे डायग्राम से मैं अगर दिखाना चाहूं, पूरा डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, वो थोड़ा सा समझने में, डायग्राम 3 डायमेंशन बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे सोचो ये हमारा एक एक्सिस है। पहला जो पोलराइजर का एक्सिस था वो ऐसा था और दूसरा एक्सिस था ऐसा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हमने तीसरा एक्सिस कुछ ऐसा डाल दिया। इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया, ये पहला और दूसरा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीसरा जो हमने डाला है ना, कलर चेंज करो पहले। ये तीसरा जो हमने डाला है लाइक दिस। अच्छा अब बताओ क्या तीसरे के डालने से अब जो बाहर ये जो अनपोलराइज्ड लाइट थी, यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट, इसकी इंटेंसिटी I0 थी और पहले जब यही 1 और 2 थे तो इंटेंसिटी यहां पर 0 थी। क्या अब तुमको लगता है कि यहां पर कुछ इंटेंसिटी मिल सकती है? हमने एक तीसरा पोलराइजर इसके बीच में डाला, तो क्या अब हमारा इंटेंसिटी यहां पर मिल सकता है? हाँ सर। ओके। अगर तुम लोग को इतना जब समझ में आ रहा है तो अब हमको इधर से एक व्यू बनाना पड़ेगा डायग्राम, और उस डायग्राम को मैं कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ। फर्स्ट एक्सिस दिस वन, सेकेंड एक्सिस दिस वन, एंड थर्ड एक्सिस जो बीच वाला एक्चुअली दिस वन, एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। पहले के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है। क्वेश्चन में ये सब चीजें बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं तो सब जानते हुए ही क्वेश्चन गलत हो जाता है अच्छे अच्छे बच्चों का। किससे एंगल दिया हुआ है, कौन पोलराइजर है, कौन एनालाइजर है। मेरे को बताओ अगर ऐसा सिचुएशन हो गया, पहले और दूसरे 90 डिग्री पर है और तीसरा जो पोलराइजर है वो थीटा एंगल बना रहा है फर्स्ट पोलराइजर के साथ, इंटेंसिटी ऑफ फाइनली इमर्जेंट लाइट इन टर्म्स ऑफ I0 क्या होगा? I0 किसकी इंटेंसिटी? क्या I0 किसकी इंटेंसिटी? I0 इंटेंसिटी है, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I0 है। हाँ बताइए। I0/2 sin square theta cos square theta. ओके, दो बच्चों ने हैंड रेस किया है, एक बच्चे का आंसर है देखो, I0/2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। बाकी लोग कोई अलग आंसर है या सेम आंसर है? पार्थ
सेम आंसर। ब्रज, सेम आंसर। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बट मैं इसको याद करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि फिर से मैंने कहा कि हमेशा आई नॉट जो है वो अनपोलराइज लाइट का इंटेंसिटी होगा, ये क्वेश्चन में जरूरी नहीं है। तुमको ये एक चीज ही समझनी है, मैं बाकी बच्चों के लिए भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ये हुआ कैसे। तो जब ये आई नॉट वाली लाइट फर्स्ट पोलराइजर से पास कर रही है तो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 ये तो होगी। अब ये जो तीसरे से, क्योंकि सेकंड से पास करने से पहले इसको तीसरे से पास करना पड़ेगा, और मेलस लॉ 1 और 3 के बीच में लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कॉस स्क्वायर थीटा तो मल्टीप्लाई होगा ही, यानी कि यहां से जब लाइट पास करेगी तो आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये तो हो ही गया। नाउ दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट नाउ, और अब उसको सेकंड से पास करना है। सेकंड के साथ ये जो एंगल बना रहा है ये हमारा है 90 माइनस थीटा। तो जब 90 माइनस थीटा को कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा करेंगे, मतलब ये जो लाइट है दिस इज व्हाट आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस रिड्यूस टू दिस रिजल्ट। तो अगर हम इस तरीके से चीजों को समझें तो हमारा कोई भी क्वेश्चन हो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। मेलस लॉ पर एक सिंगल क्वेश्चन अगर फंस जाए तो बताओ तो सर ये क्वेश्चन फंस गया, हो ही नहीं सकता। अगर हमको इतनी बात की क्लैरिटी हो गई, हमने जो एक एक पॉइंट अभी बताया कि अनपोलराइज्ड लाइट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, क्यों हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, कैसे एक अनपोलराइज्ड लाइट हमेशा इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 लेती, कैसे एक पोलराइज्ड लाइट को हम एक एनालाइजर से पास करते तो इंटेंसिटी चेंज होती, क्यों कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म मल्टीप्लाई होता। ये अगर सारी बातें कनेक्ट हो गई हैं तो ये सब क्वेश्चन चिन्हित सवाल बन जाते हैं और तुरंत तुरंत इसके आंसर आते हैं। स्टिल अगर किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो बताए कि सर यहाँ पर मेरे को क्लैरिटी नहीं। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? दो पोलराइजर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तीन पोलराइजर का भी क्वेश्चन आ सकता है, और वैसे बहुत सारे पोलराइजर के क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात वही है, हमको हर बार जो इंटेंसिटी निकल रही है उसमें कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू एक्सिस, जिन दो एक्सिस के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब वो कुछ भी हो, दो हो, तीन हो, चार हो, आई बात समझ में? हाँ सर। तो पोलराइजर से अगर क्वेश्चन आएंगे कि मतलब एक पोलराइजर से पास किया गया तो क्या होगा और इस तरह के, तो वो इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो पोलराइजेशन होता है वो होता है बाई रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों होता है ये फिनोमेना। सेकंड है पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन। और इसको बोलते हैं ब्रेस्टर्स लॉ। साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, अनपोलराइज्ड लाइट, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पोलराइज हो जाती है। ये हमारा एक इंटरफेस है, ये हमारा मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ले लो म्यू।
ये हमारा एयर है। एक अनपोलराइज्ड लाइट कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। बीच में डॉट भी हमने दिखाया है, ध्यान से देखो। ऑब्वियस सी बात है कि हर एक इंटरफेस पर कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं और कुछ लाइट वेव रिफ्लेक्ट होती हैं। एक ऐसा इंस्टेंस जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो जाती है। डायग्राम को थोड़ा सा और चाहो रियलिस्टिक बना लो। ये दोनों 90 डिग्री पर जब होते हैं उस समय रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज्ड हो जाती है। जो लाइट होती है ये पोलराइज्ड लाइट होती है, 100% पोलराइज्ड लाइट। और ये किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। इसलिए हमने डॉट से दिखाया इसको। और ये जो लाइट होती है ये पार्शियली पोलराइज्ड होती है। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट को डॉट ऐसे इस तरीके से दिखा सकते हैं। दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पर एक एंगल का कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल और ब्रेस्टर्स एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल जो होगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये तभी होता है जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइटें जा रही हो। तो ये एंगल कितना होता है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। वन इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स cos थीटा और म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। डायरेक्ट फॉर्मूला भी क्वेश्चन में पूछा गया है, नीट में डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है, ब्रेस्टर्स एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन। और इसको कभी भी क्रिटिकल एंगल के साथ, वो क्रिटिकल एंगल जो हम लोग ने में पढ़ा था उसके साथ रिलेट मत करना, उसका फॉर्मूला अलग होता है। सेम मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल का जो वैल्यू होगा थीटा सी होता है साइन इनवर्स में। हाँ सर 100% पोलराइजेशन को कब बताया? 100% पोलराइजेशन का मतलब नहीं, मतलब उसका केस कब बताया, किस कंडीशन के? नहीं सुनाई दे रहा, क्या बोल रहा? 100% पोलराइजेशन का केस किस कंडीशन के लिए बताया? 100% पोलराइजेशन का केस .
कब होगा इसमें? जब ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो जाएंगी तब। वैसे तो ये फिनोमेना किसी भी एंगल पर हो रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। जब रिफ्लेक्टेड रे बिकम परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड रे, in that situation the reflected ray is a completely polarized light and this is called Bruster's law। इसको अगर फॉर्मल स्टेटमेंट में लिखना हो तो ये हमने क्रिटिकल एंगल लिखा है 40 IR, इसको उससे रिलेट, उसके साथ रिलेट मत करना, ये 40 IR है, एक साथ लिख दिया क्योंकि बहुत बार बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज होते हैं। दोनों में ठिट्टा है और टैन इनवर्स साइन इनवर्स है, तो थोड़ा सा ये दोनों को अच्छे से याद रखना। एक्चुअली फिनोमेना है क्या? पेन ऐसे लिख लो, an unpolarized light falls on an interface from rarer to denser at a particular angle this is also known as Bruster's angle then reflected light become perpendicular to the reflected light refracted sorry when unpolarized light falls on an interface from rarer to denser at a particular angle theta, Bruster's angle, then reflected light become perpendicular to the refracted light and it is observed that it is 100% polarized light। वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कंप्लीटली पोलराइज लाइट होती है। 100% पोलराइज लाइट क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये भी पोलराइज होती है, लेकिन ये पार्शली पोलराइज लाइट होती है। तो ये पार्शली को समझने के लिए 100% पोलराइज लाइट लिखना पड़ता है। इसके पहले हमने कहीं पर भी पार्शली और 100% वाला बात नहीं लिखा। ये इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक पार्शली पोलराइज लाइट का बात लिखा हुआ है। तुम सिंपली लिख दो कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पोलराइज लाइट होती है, एनफ है। और उसके लिए वो एंगल क्या होना चाहिए? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये एनफ है इस बात को, इसी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। पार्शियली पोलराइज लाइट में क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इससे कोई बात नहीं है, ये कोई इससे क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि वो हमारा फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाएगा, तो हमारे लेवल पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं। आई बात समझ में? क्लियर है ये? हाँ सर। एक रज ने क्वेश्चन पूछा है और वो हमको लगता है मॉड्यूल का ही है, अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में एक जगह थोड़ा सा बात लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली नहीं बताता स्टार्टिंग में कि बच्चे कॉन्सेप्ट ज्यादा मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं।
क्या है वो बात, एक बार देखो। जस्ट वेट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। आपने वो क्वेश्चन कहाँ भेजा था? टेलीग्राम व्हाट्सएप पे पे भेजा? नहीं, पर्सनली। टेलीग्राम पे भेजा। ठीक है, जस्ट वेट। हमको लगा व्हाट्सएप पर भेजा है। ये मॉडल का ही इन YDSC, what should be the width of each slit to obtain 20 maxima of double slit pattern with the central maxima of single slit pattern? तो सिंगल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 20 मैक्स, अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? तो YDSC में 20 मैक्सिमा आने के लिए अपने को कितना स्पेस चाहिए? 20 बीटा। और बीटा क्या होता है? लैम्डा D अपॉन D। पर है in YDSC, what should be the width of each slit to obtain 20 maxima of double slit pattern within the central maxima of single slit pattern? तो देखो, जो हम लोग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन डिस्कस करते हैं उसमें जो मैक्सिमा होता है, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन अब है और क्वेश्चन आया है तो वो समझना पड़ेगा। ये जो हमारा मैक्सिमा होता है इसके बीच में बहुत सारे इंटरफेरेंस पैटर्न के मैक्सिमा बनते हैं। क्योंकि दो स्लिट के कारण इंटरफेरेंस तो बहुत सारे बन रहे हैं और सिंगल स्लिट के कारण एक डिफ्रैक्शन बनता है। वो डिफ्रैक्शन का जो मैक्सिमा होता है उसमें बहुत सारे इंटरफेरेंस के मैक्सिमा होते हैं। Okay, what should be the width of each slit to obtain 20 maxima of double slit pattern within central maxima of single slit? तो सिंगल स्लिट का जो मैक्सिमा का विड्थ होता है, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमने कल बताया था आपको, 2 लैम्डा बाई a इंटू डी। 2 लैम्डा बाई a ये हमारा एंगुलर विड्थ था, डी उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था। तो एक मैक्सिमा के अंदर एक
सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर 20 मैक्सिमा ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ जाए, इसके लिए इसको इक्वेट करना पड़ेगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू 20 लैम्डा डी अपॉन डी, ये सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है। डी हमारा दिया हुआ 1 मिलीमीटर, तो डी हमारा 1 मिलीमीटर है, इसको हम लोग पुट कर देंगे 1 × 10⁻⁻3। ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, जो ए बचेगा वो क्या होगा, 2 से इसको 10 टाइम्स में कैंसिल आउट कर दो, तो ए इज इक्वल टू 10⁻³ अपॉन 10, ये हो जाएगा 10⁻⁻1। इसको हम लोग बोल सकते हैं 100 माइक्रोमीटर या 10⁻⁻4 मीटर, यही लिख सकते हैं। क्या आंसर है इसका? यही है। बेसिकली क्या होता है ना, देखो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये फिनोमेना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, वेव सुपर इम्पोज करती है, मैक्सिमम इन्हें बनता है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में भी यही होता है, लेकिन पहले हम एक स्लिट में एक वेव को कंसीडर करते हैं इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करने के लिए। डिफ्रैक्शन में हम सिंगल स्लिट के अंदर ही बहुत सारी वेव्स पॉसिबल है, और ये बात सही भी है, उसको कंसीडर करते हैं। और जो एक्चुअल पैटर्न हमारा स्क्रीन पर बनता है वो इन दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं बोल सकते कि जब हम 2 स्लिट को डील कर रहे हैं तो उसमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन नहीं होगा। YDSC में, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, हमने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ लिया, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। डबल स्लिट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन क्या हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब पढ़ रहे हैं उस समय एक सिंगल स्लिट के कारण जो डिफ्रैक्शन है वो नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या YDSC नहीं हो रहा? वो भी हो रहा है। तो क्वेश्चन ये जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि एक स्लिट का विड्थ कितना हो ताकि उसके कारण जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हम ऑब्जर्व करेंगे उसमें 20 मैक्सिमास ड्यू टू YDSC समा जाए। क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न एक लोकलाइज्ड पैटर्न है, इंटरफेरेंस ऊपर से नीचे तक होता है, इसलिए डिफ्रैक्शन हमको सिंपली दोनों स्लिट के सामने ही सिर्फ देखने मिलेगा, और बेसिकली हम उसको एक साथ रियलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर सिंगल स्लिट कर दिया तब तो हमको दिख जाता है, लेकिन डबल स्लिट करेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ वो इंटरफेरेंस ही दिखेगा, हमको डिफ्रैक्शन पर्टिकुलरली नहीं दिखेगा, लेकिन हो तो वो भी रहा है। तो एक मैक्सिमा जो बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, उसके अंदर 20 YDSC वाले मैक्सिमा लाई कर जाए, इसके लिए अपना क्या रिलेशन होना चाहिए? तो ये वो रिलेशन। आई बात समझ में? सर हाँ बोलो। सर उसमें विड्थ ऑफ ईच स्लिट की बात क्यों करी? क्योंकि हर स्लिट से एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा ना, तो किसी भी एक स्लिट के सामने की बात हो जाएगी। अगर दोनों स्लिट के अलग अलग विड्थ होंगे तो उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमा का नंबर अलग अलग हो जाएगा। दोनों स्लिट का विड्थ अगर सेम नहीं हुआ तो नंबर ऑफ मैक्सिमा दोनों में अलग अलग होंगे ना, क्योंकि YDSC में बीटा तो सेम होता है ना। हाँ सर समझा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये शुरू में हम डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये दोनों को, पहले तो डिफ्रैक्शन ही बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं समझ आता, क्योंकि उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन लोग नहीं देते, और उसके बाद दोनों को मर्ज करके अगर बताना हो तो ये और चैलेंजिंग होता है। हाँ बोलो सर। YDSC में दोनों स्लिट के बीच में मैक्सिमा बनता, और डिफ्रैक्शन में एक स्लिट के जस्ट सामने वो जो मैक्सिमा रहता वो बनता। तो ये क्वेश्चन में उसको कंसिडर नहीं करना है ना, मतलब सिर्फ वैल्यू पुट नहीं करनी है। नहीं नहीं नहीं, देखो YDSC में पूरे स्क्रीन पर बनता है, एक स्लिट के सामने बनेगा नहीं बनेगा, इसके लिए तो कंडीशन हमने निकाल के बैठे हैं कि वहां पर मैक्सिमम बनेगा नहीं बनेगा।
और स्लिट का विड्थ जो होता है उसको भी वहां पर हम लोग काउंट नहीं करते YDSC में, हम उसके सामने बात करते हैं। स्लिट का विड्थ भी कुछ न कुछ तो वैल्यू होता होगा। जब यहाँ पर प्रिसाइजली बोला जा रहा है कि इतना मैक्सिमम लाई करे, मतलब हम लोग उसके सामने एक डिफ्रैक्शन पैटर्न वाली बात को भी रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा पूरी स्क्रीन पर नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये है, तो इसके सामने यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा, यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा, सिर्फ इसमें ही इस बात को रियलाइज किया जा सकता है, ये वाला बात। इसके बाद ऊपर से नीचे तक यहाँ ये जो हमारा मैक्सिमम बनता है, नीचे तक बनता है, ऊपर तक बनता है, हर जगह थोड़ा ना ये बात होगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न इज अ वेरी लोकलाइज्ड पैटर्न, और उसमें सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा का वजूद है। उसके बाद की तो इंटेंसिटी इतनी कम होती है, I0/22 ने बताया था, उसके बाद I0/22 62.5 बहुत कम हो जाता है। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा होता जरूर है, लेकिन हम लोग उसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे। जब भी YDSC अगर करेंगे तो हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। जब हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो हम YDSC वाली बात को नहीं वहां देख पाएंगे, क्योंकि YDSC के लिए हम लोग दो अलग अलग सोर्स की बात करते हैं। और कायदे से देखा जाए तो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ही है, YDSC नहीं है लेकिन इंटरफेरेंस ही है। तो दोनों को अलग अलग फेनोमेना की तरह देखोगे तो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन है जो दोनों को मर्ज कर रहा है, तो अपने को बस इतना समझना है कि ये एक्चुअली ये कैसे हो रहा है, उसी के लिए हमने ये एक्सप्लेनेशन दिया। आई बात समझ में? आप हाँ लोग सर। YDSC के और ये वेव ऑप्टिक्स के पूरे क्वेश्चंस पे वो कुछ रिजॉल्विंग पावर, वेव क्या बोलते हैं, और एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो मैं करा दूंगा। रिजोल्यूशन तो खैर हट गया है, रिजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हट गया है। एक है तुम लोग का डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट और वैलिडिटी ऑफ वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ऐसा करके एक दो फ्रेजनेल डिस्टेंस, ऐसा करके दो तीन और टॉपिक के छोटे छोटे एकदम फॉर्मूला बेस्ड, वो मैं करा दूंगा मे बी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उसके पहले तुम लोग ये पूरा जो बाकी का जो कंटेंट हमने बताया है उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो जल्दी से हम लोग ड्यूअल नेचर स्टार्ट कर देंगे। वो जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं उसको अगर अपन अभी के लिए होल्ड भी कर दें, तो ड्यूअल नेचर में एक मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो अगर हम लोग कर लिए बहुत अच्छे से तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द पूछे जाएंगे और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से पूछे जाएंगे। तो कम से कम ये जो एग्जाम तक का बात है वो हो जाएगा। बाकी उसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं, एक आध पॉइंट वो भी कर लेंगे, वैसा नहीं कि उसको छोड़ेंगे। लेकिन ड्यूअल नेचर एक बार स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूअल नेचर एक बार स्टार्ट करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों से बनते हैं। यही दोनों चीज अपन कल परसों, कितने तारीख को तुम लोग का टेस्ट है? 1 तारीख को या 2 तारीख को? 1 तारीख। मोस्टली 1 तारीख 2 दिन में अपन क्या, मोस्टली 1 तारीख को ही रहेगा, पर 2 को भी हो सकता है। तो 2 दिन हम लोग 11 बजे तक क्लास रखेंगे, कल परसों 11 बजे तक क्लास रखेंगे। तो 4 घंटे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये दोनों बहुत अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद जो पार्टिकल नेचर, सॉरी वेव नेचर ऑफ पार्टिकल है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत तो डिस्कशन हो ही जाएगा। प्रॉब्लम्स तुम लोग अपने तरफ से कर लो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अभी नहीं ले पा रहा। बाकी जो डाउट्स है वो तुम लोग शेयर करते रहो। टेस्ट का कंस्टेंट है, नहीं तो मैं क्वेश्चंस भी कराता बहुत सारा। ठीक है, आज हम लोग यही पर रखते हैं। थैंक यू।